जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार पटना बिहार से। इसके पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था संविधान निर्माण में संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। इसके अलावा जो अमेरिका से क्लाइमेट इटली द्वारा जो मिशन भेजा गया कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पे किस तरीके से भारत में संविधान सभा का गठन किया गया और सदस्यों द्वारा संविधान निर्माण प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया। यानी संविधान के मूलभूत तथ्यों को हम लोग पढ़ रहे थे, महत्वपूर्ण जानकारियों को, पृष्ठभूमियों को पढ़ रहे थे। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे की चर्चा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो आइए समझते हैं। मैंने आप लोग को पिछले क्लास में भी थोड़ा सा हाईलाइट्स दिया था कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया से पहले हमारे यहाँ जो अंग्रेजों का आगमन हुआ, तो अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए थे। अंग्रेजों का भारत में आगमन 1600 ईस्वी में हुआ था, किंतु वो उसमें सिर्फ व्यापार के लिए आए थे। वो व्यापार एलिजाबेथ की जो कंपनी थी जिसका नाम था ECI, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी सिर्फ व्यापार पर्पज से और यहाँ से सामान को खरीदती थी और ले जाती थी और अच्छे दामों को बेचती थी। लेकिन बेचने के क्रम में होता है ना कि किसी को कहावत है, कोई देहाती में कहता है लोग कि बैठे थे गोर पसारे है ना, मतलब कहीं जगह बना दीजिए फिर गोर पसारना, फिर उस जगह पर कब्जा कर लेता है लोग। वही बात है, देहात में कहावत होती है कि पहले आने दीजिए, बैठने दीजिए, गोर पसारने दीजिए, फिर कब्जा कर लीजिए। वही हाल हुआ हमारे यहाँ देश में भी। अंग्रेजों द्वारा आया लोग पहले व्यापार के उद्देश्य से आते थे, यहाँ पर अपना कंपनी खोल दिया, अपना सैनिक बना लिया, बनाते बनाते धीरे धीरे हमारे सिस्टम को अपने कब्जे में कर लिया और हम ही को गुलाम बना दिया, है ना। तो ये सब प्रोसेस चलता रहा। तो ये आखिर प्रारंभ कब से हुआ, है ना। अंग्रेज तो 1600 ईस्वी में आए, लेकिन 1757 में जाके घटना हुई। 1757 में 23 जून 1757 को एक घटना हुई जिसका नाम है प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में क्या था, प्लासी जो जगह है बाबू वो आपके पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पे प्लासी का स्थल है। पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पे पश्चिम बंगाल में प्लासी नाम का एक जगह है, वहीं पे ये युद्ध हुआ था, इसलिए इसको प्लासी का युद्ध कहते हैं। प्लासी का युद्ध हुआ था किन के बीच, तो उस समय के वर्तमान शासक सिराजुद्दौला थे। सिराजुद्दौला भारत के जो बंगाल के शासक थे उसमें सिराजुद्दौला थे, और अंग्रेजों की तरफ से जो था सेनापति उसका नाम था हेक्टर मुनरो। क्या नाम था, सॉरी हेक्टर मुनरो बोल दिया मैंने, रॉबर्ट क्लाइव नाम के अंग्रेज सेनापति था। और इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध ये नहीं हारते क्योंकि अंग्रेजी सेना काफी कम थी और भारत लोगों के युद्ध नीति के बारे में उससे जानकारी नहीं थी। लेकिन कहावत है, घर के वेदी लंका डाहे, है ना। जब तक घर के कोई अपना व्यक्ति आपको भेद नहीं देता है तो आप दुश्मन के सामने बहुत ताकतवर होते हैं। दुश्मन आपकी कमजोरियों को वार करता है और कमजोरियां जानने के बाद भी आप पर वो कर सकता है। जैसे कहावत है ना कि जो आपकी सारी कमजोरियों को जानता है वो आपके लिए भले मित्र है, लेकिन दुश्मन से बड़ा कोई नहीं है। अगर आपके मित्र आपसे दुश्मन लेना चाहे तो वो दुश्मनी निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी सारी कमजोरियों को जानता है। यही यहाँ पे हुआ। यानी मीर जाफर, आपके मीर जाफर जो सिराजुद्दौला, मीर जाफर बाबा बोल रहे हैं, सिराजुद्दौला जो थे सेना राजा, उनका जो सेनापति था मीर जाफर ने क्या कर दिया, अपने राजा से गद्दारी कर दिया लोभ में आकर। ये रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, उसको लोभ दिया। लोभ क्या दिया कि अगर तुम युद्ध में अपनी सेना को पीछे खींच लेते हो या मन से युद्ध नहीं करते हो, युद्ध हार जाते हो, तो अगला जो है बंगाल का नवाब हम तुम्हें बना देंगे। अब देखिए यहाँ वही अंग्रेज की पॉलिसी आ गई, फूट डालो शासन करो। ध्यान समझिएगा, फूट डालो और शासन करो। यानी राजा का सेनापति को ख्वाब दिखा दिया कि हम तुम्हें राजा बना देंगे, तुम अपने राजा के साथ युद्ध मत लड़ो, मतलब सेना में रहो लेकिन हथियार डाल दो, अपने सैनिकों को हथियार चलाने के लिए मत कहो, और हम राजा को गिरफ्तार कर लेंगे तो फिर पूरी की पूरी सारी चीजें हमारे अधीन हो जाएंगी और तुम्हारा राजा हार जाएगा। यही झांसा दिया गया और ये भी झांसे में पड़ गए। और झांसे में पड़ने के बाद इन्होंने धोखा दे दिया अपने राजा को और गद्दारी कर दिया। गद्दारी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव जो हुआ इस युद्ध में जीत गया और आपके ये सिराजुद्दौला हार गए अपने सेनापति के कारण। क्योंकि सेनापति ही सेना नायक होता है और सेना नायक ही सेना को हर आदेश देता है और राजा से ज्यादा सेना नायक का लोग बात को मानते हैं। क्योंकि सैनिक राजा को हर कोई सैनिक नहीं जानता है, नहीं राजा हर सैनिक को जानता है, लेकिन सेनापति हर किसी को जानता है, हर सैनिक को जानता है और वो हर युद्ध नीति में पारंगत होता है। इसीलिए यहाँ पर गद्दारी किया और गद्दारी करने का परिणाम स्वरूप अंग्रेज बंगाल में जीत गए और बंगाल में पूर्ण रूप से अपना अधिकार कर लिए। तो अगर आपसे पूछे कि पूर्ण रूप से भारत में अंग्रेजों का अधिकार कब से हुआ, तो 23 जून 1757 प्लासी के युद्ध जिसमें अंग्रेज के रॉबर्ट क्लाइव और जो भारतीय थे वो थे आपके सिराजुद्दौला। इन दोनों के बीच में काफी भीषण युद्ध हुआ और भीषण युद्ध के दौरान सिराजुद्दौला हार गए, उन्हें बंदी बना लिया गया और इनको जो थे मीर जाफर को गद्दी मिल गई, लेकिन वो चमचा बन गए। कुछ दिन बाद उनको भी हटा दिया गद्दी से। वो अंग्रेजों का पॉलिसी है, जब तक आप उसके फायदे के लिए काम कर रहे हैं आप उसके हैं, नहीं तो आपको हटा देगा। तो ये जब बंगाल विभाजन में आएंगे ना तो काफी डीप में बताएंगे कि इतना चिढ़ा हुआ क्यों था सिराजुद्दौला से ये अंग्रेज, है ना। काल कोठरी के कांड हुई थी, उस कांड के बारे में चर्चा हम करेंगे आगे। यहाँ जान लीजिए काल कोठरी में वो पूरा था कोठरी वगैरह में बंद कर दिया और सब अपना ही में लड़कट के मर गया था। इसी वजह से वो गुस्सियाल था इससे और उसको था कि कैसे भी बंगाल से इसको हटा देना है और गद्दारी कर दिए मीर जाफर और फायदा उठा लिया अंग्रेज।
चलिए, भारत में अंग्रेज का आगमन 1600 ईस्वी में हुआ और उसमें ईसीआई, ईसीआई का मतलब होता है बाबू ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एलिजाबेथ के द्वारा किया गया। एलिजाबेथ महारानी थी, अंग्रेज इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम या एलिजाबेथ के द्वारा ईसीआई कंपनी की स्थापना किया गया और भारत से व्यापार संबंध जोड़ा गया और यहाँ से सामान को ले जाकर वहां अच्छे दामों में बेचते थे। भारत में अंग्रेजों द्वारा दो शासन व्यवस्था चली, दो शासन प्रणाली चला, ईसीआई और बीसीआई, ईसीआई और बीसीआई, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ब्रिटिश क्राउन ऑफ इंडिया और ईस्ट क्राउन ऑफ इंडिया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश इंडिया कंपनी, दो तरह का शासन चला। कब से कब तक किसका शासन चला? तो ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले आई थी, लेकिन वो व्यापार किया, शासन नहीं किया। शासन किया कब? 1757, प्लासी के युद्ध से। प्लासी के युद्ध के बाद वो शासन करना शुरू कर दिया और शासन चला उसका 1857 तक, 1757 से 1857, 100 सालों तक इस कंपनी का शासन चला। इसके बाद आया 1857 से 1947 तक बीसीआई, ब्रिटिश क्राउन। आप लोग ये विक्टोरिया का नाम सुना होगा, महारानी विक्टोरिया, विक्टोरिया के तहत ये चला ब्रिटिश क्राउन ऑफ इंडिया, विक्टोरिया के तहत। इस ईसीआई के तहत गवर्नर जनरल आए और बीसीआई के तहत वायसराय। बीसीआई के तहत जो भी पद दिया गया भारत में अंग्रेजों का वो वायसराय रहा और ईसीआई के तहत जो भी पद आया वो गवर्नर जनरल। आगे हम चर्चा उसकी करने वाले हैं आपके सामने। तो ये पद दिए गए और पद के आधार पर शासन करने की प्रथा यहाँ पे शुरू हो गई। कहा है कि ईसीआई के तहत गवर्नर जनरल और बीसीआई के तहत वायसराय पद मिलते थे, यानी जो यहाँ के हेड होता था उसको 1911 से पहले भारत की राजधानी पश्चिम बंगाल कोलकाता थी, यानी 1911 से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। उसके बाद फिर नई दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। हम बताएंगे जॉर्ज पंचम के आने के समारोह में ये किया गया था, किस गवर्नर जनरल ने करवाया था, किसने रोका था, सारी चर्चा हम लोग करेंगे लेकिन आगे, क्योंकि यहाँ से हम लोग अगर अलग डायरेक्शन में जाते हैं तो फिर डायरेक्शन भटक जाएंगे और जो मूल बिंदुओं पर हमें व्याख्या करना है हम लोग उसे कहीं ना कहीं पद भ्रमित हो जाएंगे। तो इसलिए जिस टॉपिक पे है उसी की चर्चा करें, आगे सारी चीजें पढ़नी है और मैं सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपके जहन में डाल दूंगा। बस आप ध्यान से सुनिए और इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। हो सके तो पॉइंट बना लीजिए ताकि आपको फ्यूचर के लिए भी बस एक बार झलक देखें और आपको सारी चीजें याद हो जाए। क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप अपने लिए मेहनत कीजिए, आप अपने लिए मेहनत कीजिए, मेरे लिए मेहनत मत कीजिए, आप खुद के लिए मेहनत कीजिए, उसका रंग आपको दिखेगा। और आप खुद के लिए मेहनत कीजिएगा और पढ़िएगा नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है मुझे पढ़ाने से। तो ये आपके पश्चिम बंगाल कोलकाता हो गया। देखिए अब गवर्नर जनरल, बड़ा लोग कंफ्यूज होता है, स्टूडेंट लोग इस बारे बड़ा कंफ्यूजन होता है, मुझे भी प्रारंभ में बड़ा कंफ्यूजन होता था। मैंने इस तरह से भी बना दिया ना कि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इस तरह से मैंने इसको यहाँ लिखा है, कंफ्यूजन दूर। सबसे पहले बंगाल का गवर्नर बना कौन? रॉबर्ट क्लाइव। कौन बना? रॉबर्ट क्लाइव। अब युद्ध जीतेगा वही ना बनेगा, यानी इसको बना के भेजा गया, क्या गवर्नर भेजा गया इंग्लैंड से कि जाओ तुम बंगाल पे अधिकार कर लो और वहां पे अपना शासन सुशासन चलाओ और धीरे धीरे पूरे भारत पे अपना पैर फैलाओ। तो सबसे पहले भारत का पहला, देखिए पहले और अंतिम लिखा हुआ है, पहला गवर्नर, गवर्नर याद रखिए, गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर। पहला गवर्नर कौन बना? पहले गवर्नर हुआ तो बाद में गवर्नर जनरल कर दिया उस पद को, ठीक है। ये सब बताएंगे किस नियम के तहत कब हुआ, कौन किया, सब बताएंगे धीरे धीरे। जब गवर्नर जनरल पढ़ेंगे तो इसको पढ़ लेंगे हम लोग। गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव हुआ, लेकिन उसी बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, प्रारंभिक तो ये रहा क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन अंतिम कौन रहा? तो वारेन हेस्टिंग्स। अंतिम रहा वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। अब देखिए जो अंतिम था, अंतिम कहने का मतलब है कि वो खत्म हो गया, उसका दूसरा शुरू होगा, तो अंतिम को ही नया पद दिया गया, यानी गवर्नर को पदोन्नति करके गवर्नर जनरल बना दिया गया। समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला रॉबर्ट क्लाइव, अंतिम वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स अंतिम गवर्नर थे, उन्हीं को पदोन्नति प्रमोशन करके गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। तो अगर पूछता है कि बंगाल का भी भारत का नहीं बना, याद रखिएगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। जो अंतिम गवर्नर था वही प्रारंभिक गवर्नर जनरल बना बंगाल का, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब देखिए अंतिम गवर्नर कौन जनरल बना बंगाल का? तो विलियम बेंटिंग। अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। और उसी विलियम बेंटिंग को पदोन्नति करके प्रमोशन करके भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल, यानी अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल, इसको पदोन्नति करके क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग को। समझिए स्टेप को समझिएगा। देखिए यहां से फिर प्रारंभ हो रहा है, फिर यहां से प्रारंभ हुआ, यहां से प्रारंभ हो रहा है। मतलब समझने वाली चीज है, लॉजिक लगाने वाली चीज है, रटने की चीज नहीं है। रटिएगा नहीं होगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा शाम को पढ़िए, सुबह सफा हो जाएगा। जितना समझिएगा उतना ही आपके जहन में रहेगा और बार बार उसको देखने का प्रयास कीजिए। तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना? पहला वारेन हेस्टिंग्स और अंतिम विलियम बेंटिंग। और जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बना कौन? विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग। अब अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड कैनिंग। बंगाल का नहीं, भारत का
बंगाल का तो बना विलियम बेंटिंक ना, और विलियम बेंटिंक से फिर बन गया क्या, भारत का गवर्नर जनरल। और भारत का अंतिम जो गवर्नर जनरल रहा वो रहा लॉर्ड कैनिंग। कौन रहा, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को भी प्रमोशन करके बना दिया गया क्या, वायसराय। इस समय तक किसका शासन था, ईसीआई का था, अब किसका हो गया, बीसीआई का। बीसीआई ब्रिटिश क्राउन ऑफ इंडिया। इसी के तहत वायसराय की नियुक्ति होती थी, पहले गवर्नर जनरल की नियुक्ति होती थी और उसके बाद वायसराय की नियुक्ति होने लगी। यानी पहला वायसराय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम गवर्नर वायसराय कौन बने, तो लॉर्ड माउंटबेटन। यही लॉर्ड माउंटबेटन जो हमारे भारत में आए थे बाबू, इनका काम था भारत में आकर भारत और पाक का विभाजन करके एक रेड क्लिफ नाम की रेखा, सीमा रेखा खींच देना। स्टॉपेट रेड की अध्यक्षता में, रेड क्लिफ, स्टॉपेट क्लिफ की अध्यक्षता में रेड क्लिफ नामक एक लाइन खींच दी गई जिसको हम लोग बॉर्डर कहते हैं, जो भारत और पाक के बीच में है। यही अंतिम गवर्नर वायसराय आए थे भारत में, जो कि भारत और पाक का विभाजन करना इनका मूल उद्देश्य था। अब देखिए भारत में प्रथम भारतीय, याद रखिएगा, प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय वायसराय श्री राजगोपालाचारी बने। भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय जो गवर्नर वायसराय बने, सॉरी गवर्नर नहीं, वायसराय बने, वो थे आपके श्री राजगोपालाचारी, श्री राजगोपालाचारी। तो मुझे नहीं लगता है कि इस कंसेप्ट में आपको कोई दिक्कत है। आप फार्मूला को समझिए, गवर्नर पहला, अंतिम गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल बनता है, अंतिम गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनता है, और अंतिम गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बनता है, और फिर अंतिम वायसराय यहां से चला जाता है। और भारत के उस समय जो कि अंग्रेजी शासन से हम लोग चल रहे थे, आपका जो 1947 में आजादी हुआ उसमें नियम आपका थोड़ा था। 1947 से लेकर 1950 जब तक संविधान लागू नहीं हुआ, हम लोग 1935 के एक्ट से ही चल रहे थे। और 1935 के एक्ट बनाया कौन था, 1935 का एक्ट अंग्रेज बनाया था। तो इसी तरह से वायसराय 1935 में किसका पद था, वायसराय का ही था ना। 1857 के बाद तो वायसराय पद रहा, तो इसीलिए इन्हें वायसराय कहा गया। फिर बाद में पीएम सीएम डीएम बनते गए, वो अलग चीजें हैं, वो तो बाद में पढ़ेंगे हम लोग, आधुनिक भारत के इतिहास के में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, और जो कि भारतीय संविधान में विदेशी संविधान का क्या योगदान रहा। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था, पहले क्लास में बताया था कि 75% जो था 1935 के एक्ट का योगदान था, और 25% जो योगदान था वो किसका योगदान था, 25% योगदान आपके 9 देशों का था। आइए 9 देशों की चर्चा करते हैं, क्या क्या पढ़ना है इन 9 देशों में। पहला है अमेरिका। अमेरिका द्वारा लिया गया क्या क्या, अमेरिका से देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें ली गई है। मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार आगे चर्चा करेंगे हम लोग जब भाग और अनुच्छेद पढ़ेंगे तो। दूसरा न्यायिक पूर्णावलोकन। तीसरा संविधान की सर्वोच्चता, पहले ही बताए हैं, आज की क्लास में पहले क्लास में बताए थे और पिछले क्लास में बताए हैं हम आपको कि भारत में सर्वोच्चता सबसे ज्यादा किसकी है, संविधान की है, सबसे ज्यादा संविधान की सर्वोच्चता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचन मतलब चुनाव, राष्ट्रपति का और उन पर महाभियोग यानी हटाना और उनका चयन करना, उपराष्ट्रपति का चयन करना, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना यानी इनको चयन कैसे करेंगे, उनको हटाएंगे कैसे। वित्तीय आपात यानी पैसे की कमी से आपातकाल जो लगता है, आपातकाल की घोषणा करना, ये सभी चीजें ली गई है कहां से, तो आपको अमेरिका के संविधान में, याद रखिएगा ये तमाम चीजें अमेरिका के संविधान से ली गई है। फिर है ब्रिटेन। एक चीज मैं ब्रिटेन पर यहां बता दूं, सबसे पहले विधि निर्माण करने की प्रक्रिया ब्रिटेन में शुरू हुई थी। भले पहले संविधान, लिखित संविधान बनाया अमेरिका, पहले संविधान अमेरिका बनाया, लेकिन विधि निर्माण की प्रक्रिया सबसे पहले ब्रिटेन में ही शुरू हुई थी, जो कि अलिखित है। मतलब जैसे संविधान में लिखा हुआ वैसे भी उसका लिखा हुआ है, लेकिन हर चीज नहीं लिखा हुआ है, एक जगह संग्रह करके नहीं लिखा हुआ है, सिस्टमैटिक नहीं लिखा हुआ है, इन्हें उन्हें उटपटांग लिखा हुआ है ना, इसलिए वो लिखित नहीं माना था, वो अलिखित माना था। ठीक है, लिखित में आपको भारत है, अमेरिका है ना, सबसे पहले अमेरिका फिर भारत, सबसे बड़ा भारत। तो ब्रिटेन में संसाधात्मक शासन प्रणाली यानी संसद द्वारा कैसे शासन की जाएगी उसका प्रणाली। एकल नागरिकता यानी एक देश की नागरिकता को मिलेगी। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको 2 देश की नागरिकता मिला हुआ है, जैसे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन। कुछ लोगों को सम्मान के तौर पे 2 देशों की नागरिकता, 3 देशों की नागरिकता मिल जाती है, लेकिन ऐसे भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता है, आगे नागरिकता के बारे में बताएंगे तो बताएंगे कितना दिन में नागरिकता आपको मिल सकती है, कितना दिन नागरिकता आपको खत्म हो सकती है, उसका प्रोविजन आपको हम देंगे, बताएंगे। फिर से विधि का निर्माण यानी कानून का निर्माण करने की प्रक्रिया, कानून निर्माण प्रक्रिया है ना, तो कानून निर्माण जिसमें न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों है ना। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर कानून निर्माण करते हैं, तो विधि व्यवस्था। आयरलैंड से लिया गया नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व राष्ट्रपति का निर्वाचन, कैसे चुनाव करना है, उनके मंडल की व्यवस्था कैसे करनी है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक क्षेत्र में जो उत्कृष्ट प्रख्यात व्यक्ति है उन लोगों को कैसे चयन करना है। मनोनीत था ना, राष्ट्रपति मनोनीत सदस्य कर सकता है, तो उसमें से किसको कर सकता है, जो साहित्य के क्षेत्र में अच्छे हैं, कला के क्षेत्र में अच्छे हैं, विज्ञान के क्षेत्र में अच्छे हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छे हैं, वैसे लोगों को सम्मान में राज्यसभा का पद दिया जा सकता है। ये कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है, राष्ट्रपति के हाथ में ये पावर होता है।
ऑस्ट्रिया से लिया गया प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना आप लोग पढ़े होंगे, हम भारत के लोग संपूर्ण गणतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, है ना, पढ़े होंगे। तो उस प्रस्तावना किताब के पीछे रहता है, किताब के एनसीईआरटी के पीछे प्रस्तावना में दिया हुआ है ना। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची आगे पढ़ाएंगे आप लोग को। 7वीं अनुसूची में हम संघ, राज्य और समवर्ती सूची के बारे में कौन कौन सा विषय होता है, क्या क्या होता है, संघ और राज्य के बीच में संबंध, शक्तियों का विभाजन एवं संसदीय विशेषाधिकार, संसद को विशेष अधिकार मिला हुआ है, ये तमाम चीजें कहां से ली गई है, तो ये चीजें आपके ऑस्ट्रिया के संविधान से लिया गया है। जर्मनी से लिया गया आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा और उसके दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के संबंधित शक्ति है, यानी आपके मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं और राष्ट्रपति का अधिकार शुरू हो जाता है। देखते होंगे आप लोगों को, जब चुनाव होता है तो चुनाव के समय राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो राष्ट्रपति शासन यानी राष्ट्रपति के हाथ में पावर, राज्य सरकार का पावर समाप्त हो जाता है। तो वो है आपको कहां से लिया गया, जर्मनी से लिया गया। कनाडा से लिया गया है संसदात्मक विशेषताएं, यानी संसद के जो विशेष पावर है उसके बारे में लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, यानी विशेष जो शक्तियां होंगी वो केंद्र के पास होगी। राज्यपाल की नियुक्ति के विषय प्रक्रिया, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगा, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कैसे हुआ, यानी केंद्र और सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन कैसे किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया, संविधान से कुछ कमियां हो जाएगी तो संविधान में संशोधन किया जाएगा, वो संवैधानिक संशोधन कहलाता है। वो संवैधानिक संशोधन कहलाता है, जैसे कि किसान बिल आया उसको खत्म कर दिया गया, संवैधानिक संशोधन हो गया। रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य 11 होते हैं जो कि आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को। मौलिक अधिकार होते हैं जो अमेरिका से लिए गए, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए, वो तो सटीक है अधिकार। और अमेरिका से अधिकार, कर्तव्य का मतलब होता है काम अगर नहीं कीजिएगा, कोई डांट देगा तो निश्चित रूस जाइएगा। आप कोई काम कीजिएगा, कहा जाएगा नहीं कीजिएगा तो पिताजी मम्मी डांट देंगे तो रूस जाइएगा। तो कर्तव्य रूस से और अधिकार से अमेरिका। जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी विधि का निर्माण करने के लिए और विधि द्वारा किसी भी नियम को मानने के लिए, प्रतिबद्ध करने के लिए, ये जापान से लिया गया। ये 9 देश जो हैं, 9 देशों से डायरेक्ट नहीं लिया गया, ये चीजें वहां से ली गई, लेकिन इसमें संशोधन किया गया भारत के संविधान के अकॉर्डिंग जोड़ा गया कि भारत में सटीक कैसे बैठेगा। उसमें काफी लंबे समय तक बहस चला, बहस चलने के बाद इसको संशोधन करके इसको लागू किया गया। इसके अलावा 25% संविधान तो 9 देशों का से होगा, लेकिन आगे 75% करीबन 250 अनुच्छेद जो कि है 1935 के एक्ट के तहत, जो कि आगे की क्लास में लोग चर्चा करने वाले हैं। जो कौन कौन सा 1973 का अधिनियम आया है ना, ये सब एक आया। मैं देखिए ये जो बंगाल का जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल बनाया गया। किसका? बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया 1773 के एक्ट से। याद रखिएगा 1773 में एक संशोधन हुआ और इस संशोधन के तहत इनको बनाया गया। और जो भारत के गवर्नर जनरल बने उनको, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया 1833 में। और फिर 1833 के बाद 1858 में भारत के वायसराय भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया। यानी ये समय समय पर पद बदला गया, यानी जो बंगाल के गवर्नर थे उनको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया 1773 के एक्ट के तहत, और भारत के गवर्नर जनरल को भारत का बंगाल गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय गवर्नर जनरल बनाया गया 1833 में। फिर बंगाल जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको वायसराय बनाया गया 1858 में। यानी ये समय समय पर बदला गया पद। तो ये था आज की क्लास में। मिलते हैं पुनः हम लोग अगली नई चीजों को लेकर नए तरीके से अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।